उत्तर प्रदेश का एक जिला लगता है प्रयागराज और प्रयागराज जिले का एक सदर थाना लगता है। इसी थाना के अंतर्गत एक परिवार रहता था जिसमें दो बेटे, एक बेटी और पति पत्नी यानी कि टोटल 5 लोग रहते थे। जिसमें जो बड़ा बेटा था लगभग 45 वर्ष का था, जो बेटी थी वो लगभग 40 वर्ष की थी और जो दूसरा बेटा था वो लगभग 42 से 43 के आसपास का था। सोचने वाली बात यह है कि अभी तक इन तीनों बच्चों में से किसी की भी शादी नहीं हुई थी। फिर अचानक एक दिन ऐसा होता है कि इसी जो है कमरे में, इसी घर के कमरे में पूरे परिवार की हत्या कर दी जाती है। और इसके आगे की जो कहानी निकल के आती है, वो कहानी जब आप सुनेंगे तो आपके खुद रोंगटे खड़े हो जाएंगे। नमस्कार साथियों, मैं हूं खुशबू और आप देख रहे हैं कल तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये घटना है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले की। उत्तर प्रदेश का प्रयागराज जिला और इसी जिले का एक थाना लगता है सदर थाना, और इसी थाना का एक इलाका पड़ता है हबेड़ रोड चौराहा। हबेड़ रोड चौराहे के पास लगभग 15 दुकानें बनी हैं और उसी के ऊपर कुछ लोग रहते हैं। बात है 2 जून 2026 की। रोज की तरह जब दुकानदार आते हैं और अपनी दुकानों को खोलते हैं तो उनको कुछ बदबू महसूस हो रही थी। दरअसल ये बदबू कई दिनों से आ रही थी, लेकिन उन लोगों को लग रहा था कि आसपास कोई जानवर मरा होगा, क्योंकि हाईवे का इलाका था। तो वो लोग ये सोचते हैं कि कोई जानवर मरा होगा, लेकिन जैसे जैसे समय गुजर रहा था अब बदबू और तेजी से बढ़ रही थी। जब उन लोगों को ये लगता है कि ये बदबू ऊपर के फर्स्ट फ्लोर से आ रही है, तब वो लोग तुरंत पुलिस को सूचना देते हैं। और पुलिस जब मौके पर आती है, आने के बाद जैसे ही वो फर्स्ट फ्लोर पर जाती है, वो देखती है कि दरवाजे में ताला लगा हुआ है। पुलिस जैसे तैसे उस बदबू को बर्दाश्त करते हुए दरवाजे को तोड़कर जैसे ही अंदर जाती है, तो वो उस नजारे को देखकर सहम जाती है। दरअसल उस जैसे ही वो दरवाजा तोड़ती है, देखती है कि वहीं पर एक महिला की लाश पड़ी हुई है। जैसे ही थोड़ा आगे वो जाती है, वो देखती है कि एक पुरुष की भी लाश पड़ी हुई है। ऐसे ऐसे उसी कमरे में उसको 3 लाशें दिखाई देती हैं। तभी उसकी नजर एक दीवार पर जाती है और दीवार पर लिखा होता है, मेरी हत्या बंटी, बबली और बहू ने की है। पुलिस जो है जैसे ही इस चीज को देखती है कि मेरी हत्या बंटी, बबली और बहू ने की है, तो वो जो है आसपास के जो दुकानदार होते हैं उन लोगों से पूछताछ करती है कि आखिर बंटी, बबली कौन है। तो वही इसके बाद जो सच्चाई निकल कर सामने आती है वो कुछ इस प्रकार होती है। दरअसल 70 वर्षीय जो वीरेंद्र वैश्य हैं, उनकी पत्नी अनीता वैश्य जो कि 65 वर्षीय हैं, और जिसमें जो उनका बड़ा बेटा है अभिषेक जो कि 47 वर्ष का है, और जो छोटा बेटा है वो 42 वर्ष का है, और जो बेटी है वो लगभग 45 वर्ष की है। ये परिवार पूरी तरह से संपन्न परिवार था, जिसपे लगभग 15 दुकानें थी। 15 में से 13 दुकानें उनकी किराए पे थी। लगभग 1.5 लाख रुपए महीने किराए का आता था। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इस परिवार में उस लड़की मीनाक्षी के सिवा कोई भी काम नहीं करता था। जो मीनाक्षी थी वो उसी 14 दुकान में से एक दुकान में भी गिफ्ट कॉर्नर की दुकान करती थी, और उसी दुकान पर उसका हाथ बटाने के लिए उनके जो 70 वर्षीय पिता वीरेंद्र वैश्य थे, वो भी समय निकाल कर बैठा करते। दरअसल ये परिवार इतना संपन्न होने के बावजूद भी, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि जो 47 वर्षीय, 42 वर्षीय और 40 वर्षीय जो उनके तीनों बच्चे थे, अभी तक इनमें से किसी की शादी नहीं हुई थी। अब आप खुद सोच सकते हैं कि जो पैसे से इतना संपन्न हो, हर चीज में, जिसके घर पर महीने में 1.5 लाख से ज्यादा किराया आता हो, आखिर उसकी शादी क्यों नहीं हो पा रही थी? क्या इनकी शादी हो नहीं रही थी या फिर ये लोग करना नहीं चाह रहे थे? फिलहाल इसमें आप क्या कहना चाहते हैं, इसमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। जो इनका छोटा बेटा होता है अश्वनी, अश्वनी एक लड़की से बातचीत करने लगता है, यानी कि उसकी एक लड़की से दोस्ती हो जाती है। दोस्ती उसकी प्यार में बदल जाती है, और धीरे धीरे वो प्यार जो है वो अब शादी तक पहुंच जाता है, क्योंकि दोनों की कास्ट अलग थी।
और जब ये अश्वनी अपने पिता यानी कि वीरेंद्र वैश्य से बात करता है तो उसके पिता तुरंत ही इस रिश्ते के खिलाफ चले जाते हैं। दरअसल वो कहते हैं कि मैं किसी दूसरे जाति की लड़की से तुम्हारी शादी नहीं करवाऊंगा, मैं किसी भी अन्य जात की लड़की को अपने घर की बहू बनाना बिल्कुल नहीं पसंद करता हूँ। इन सभी बातों से नाराज होकर जो अश्वनी था वो उस लड़की ऋतु से शादी कर लेता है। आखिरकार जब वो शादी करके अपने घर आता है तो जो उसके पिता होते हैं वो उसको डांटते ही नहीं है, घर से ही नहीं भगाते हैं, बल्कि वो उसको अपनी संपत्ति से भी बेदखल कर देते हैं। अब होता ये है कि जो अश्वनी जो कि शुरू से ही ऐशो आराम में पला बढ़ा था, अच्छी चीजें खाई थी, अच्छे बिस्तर पे सोया था, अब वो दरअसल वो जब अपने कमाई की चीजों पर रहने लगता है तो उसको बहुत ही तकलीफ होने लगती है। अब जो है ऋतु और अश्वनी दोनों ही एक किराए का कमरा ले लेते हैं, वहां पर रह रहे थे। जैसे तैसे जिंदगी तो गुजर रही थी, लेकिन जो शौक ऐशो आराम उसने अपने पिता के घर पे पाया था वो चीज उसको नहीं मिल रहा था। अब धीरे धीरे उन लोगों के पास जो पैसे थे वो भी खत्म हो जाते हैं और अब अश्वनी और ऋतु ये प्लान बनाते हैं कि आखिर में अब हम लोग ऐसा क्या करें जिससे हम लोग पैसे कमाएं, क्योंकि जो अश्वनी था वो बड़े घर से था और वो बिल्कुल भी मेहनत नहीं करना चाहता था, क्योंकि हमेशा पिता के पैसों पे ही पलता था। अब जो है ऋतु और अश्वनी दोनों एक प्लान बनाते हैं। वो लोग ऑनलाइन ठगी यानी कि ऑनलाइन जो है आईडी बना करके लोगों से ठगी करते थे। तभी एक दिन एक युवक जो कि हैदराबाद का रहने वाला था वो इन लोगों की ठगी का शिकार हो जाता है। उससे ये लोग लगभग 9 लाख रुपए ठग लेते हैं और ये बात पुलिस तक पहुंच जाती है। पुलिस के पास जैसे ही पहुंचती है, अब पुलिस जो है इन लोगों के पास पहुंचती है। पहुंचने के बाद इन दोनों पति पत्नी को जो है इस जुर्म में गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार कर उनको कौशाम्बी जेल में भेज दिया जाता है। अब लगभग कुछ समय बाद ही 3 से 4 महीने बाद उनकी जो पत्नी ऋतु होती है वो जमानत पर बाहर आ जाती है। अब जैसे ही ऋतु जमानत पर बाहर आती है वो अपने मायके में जाकर रहने लगती हैं। जो अश्वनी था वो अभी भी अपने गुनाहों की सजा काट रहा था, यानी कि अभी भी वो जेल में बंद था। जब पुलिस वालों को पता चलता है कि जो अश्वनी की पत्नी ऋतु है वो जेल से बाहर आ चुकी है, तो जो पुलिस वाले थे जो वहां पर बॉडी पड़ी थी उस बॉडी का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। उधर एक टीम जो थी उस टीम को ऋतु के घर पर भेजा जाता है। जब पुलिस वाले ऋतु के मायके पहुंचते हैं और जैसे ही वो लोग दरवाजा खटखटाते हैं, जब ऋतु बाहर निकलती है तो वो लोग पूछताछ करते हैं। ऋतु कहती है कि आप लोग कौन है, कहाँ से आए हैं। तो दरअसल पुलिस उनसे बताती है कि तुम्हारे ससुराल वालों की किसी ने बेरहमी से हत्या कर दी है और तुम भी जेल से अब छूट चुकी हो तो तुम्हें थाने चलना होगा। अब जैसे ही ऋतु इस चीज को सुनती है वो जोर जोर से फूट फूट कर रोने लगती है। पुलिस को भी ये लग रहा था कि ऋतु शायद नाटक कर रही है, क्योंकि इसके पति को इसके जो ससुर हैं वीरेंद्र वैश्य उन्होंने बेदखल कर दिया था। शायद इसी का बदला लेने के लिए इसने उन सभी को मौत के घाट उतार दिया। अब पुलिस जो है वो ऋतु को लेकर के थाने पर आ जाती है। थाने पर लाने के बाद पुलिस जो है वो ऋतु से कड़ाई से पूछताछ करती है, लेकिन जो ऋतु थी उसका एक ही जवाब था कि साहब मैंने कुछ नहीं किया है, मैं तो काफी समय से जेल में थी और मुझे इन सब चीजों के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता है। अभी इधर ऋतु से पूछताछ चल ही रही थी कि पुलिस वालों के फोन पर एक अज्ञात युवक का कॉल आता है। वो युवक कहता है कि साहब जहां अभी कल 3 लोगों की जो डेथ बॉडी मिली थी मैं वहीं से बात कर रहा हूँ। ये जो दुकान है यहाँ से भी लगातार बहुत ही गंदी बदबू आ रही है। ऐसा लग रहा है कि कोई चीजें अंदर सड़ गल रही है। अब इस चीज को जैसे ही पुलिस सुनती है वो तुरंत ही अपने टीम के साथ उस घटनास्थल पर पहुंचती है। पहुंचने के बाद जब उस दुकान के शटर को खोला जाता है तो उसको देख करके वहां पर खड़ा हर एक युवक जो है वो दंग रह जाता है। दरअसल उस दुकान के अंदर भी जो अभिषेक था, यानी कि जो उनका बड़ा बेटा अभिषेक था वीरेंद्र वैश्य का, उसकी लाश पड़ी होती है। पुलिस को कुछ समझ नहीं आता है कि आखिर पूरे परिवार की हत्या किसने की है। अब पुलिस जो है पूछताछ में लग जाती है, लेकिन पुलिस के हाथ कोई भी सुराग नहीं लग रहा था। अब पुलिस जो है अभिषेक के बॉडी को पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए तो भेज देती है, लेकिन पुलिस के ऊपर अब सवाल खड़े होने शुरू हो गए थे,
क्योंकि 4 हत्याएं एक ही घर के और दिन दहाड़े कर दी जाती हैं, ऐसा लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा था। तभी अब पुलिस जो है वो पूरी तरह से मजबूर हो जाती है, जो है पुलिस के ऊपर दबाव बनने लगता है कि दिन दहाड़े जब लोगों की हत्याएं होती हैं तो ऐसे में जो है कैसे हम लोग खुद को सेफ समझे। अब पुलिस जो है वो बारीकी से जांच तो कर रही थी, लेकिन जो भी हत्यारा था वो कैमरे की नजर में नहीं आता है। जैसे तैसे एक दिन गुजर जाता है, दूसरे दिन जैसे ही अब पुलिस उस दुकान के आसपास की फुटेज निकलवाती है तो दरअसल उसमें एक युवक दिखाई देता है। जैसे ही पुलिस उस फुटेज को लेकर के उस 14 दुकान में से एक दुकानदार के पास जाता है जो कि कचौड़ी बेच रहा होता है। जैसे ही पुलिस उसको फोटो दिखाती है और कहती है क्या तुम इसको जानते हो, कचौड़ी वाला बताता है कि साहब दरअसल इसका नाम शनि गुप्ता है, जो कि अभिषेक का दोस्त है, क्योंकि वो कई बार आता था अभिषेक के साथ में। अब जो है पुलिस इसका एड्रेस निकलवा कर जैसे ही इसके घर पर पहुंचती है तो जो ये शनि गुप्ता होता है वो घर पर मौजूद था। जैसे ही पुलिस इसके घर पर जाती है, उसको पकड़कर हिरासत में लेकर के थाने पर आती है तो पूछताछ करने लगती है। दरअसल जो शनि गुप्ता था ये पुलिस से कह रहा था कि साहब मैंने कुछ नहीं किया है, लेकिन जैसे ही पुलिस थोड़ी सी सख्ती दिखाती है ये तुरंत ही टूट जाता है और जो जो सच्चाई ये बताता है वो सुनने के बाद खुद पुलिस वालों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दरअसल ये बताता है कि जो अभिषेक है वो मेरा दोस्त है। अभिषेक को कुछ गंदी लतें लग चुकी थी जिसके वजह से वो लगभग लोगों से कर्जा लिया करता था, क्योंकि उसके पिता वीरेंद्र वैश्य जो कि जो है कारोबारी थे, गिफ्ट के कारोबारी थे, लेकिन उसको एक भी पैसा नहीं देते थे क्योंकि वो गलत रास्ते पे चला गया था। क्योंकि पिता ने उसको कई बार समझाया लेकिन अभिषेक मानने के लिए तैयार नहीं था। सर इसी बात को लेकर के उसके पिता ने एक दिन उसको धमकी दी थी कि जैसे ही छोटे बेटे को बेदखल कर दिया है तुमको वैसे ही कर दूंगा। और जो है अभिषेक मेरे पास आया और उसने कहा कि दरअसल मेरे घर में करोड़ों का जेवरात और कुछ पैसे पड़े हैं, अगर तुम मेरी मदद करो तो हम दोनों रातों रात करोड़पति हो सकते हैं। वैसे ही अब जो है शनि गुप्ता के मन में लालच आ गया था और शनि गुप्ता जो है उससे ये डील डन कर लेता है। दरअसल अभिषेक वैश्य जो था वो कहता है कि मुझे अपने पूरे परिवार की हत्या करनी है, उसके बाद से जो भी पैसे जो भी जेवर होंगे उसका हम दोनों आधा आधा बंटवारा कर लेंगे। इस बात पे इन दोनों की डील डन हो जाती है और उसी दिन जो है अभिषेक का जो दोस्त होता है शनि गुप्ता वो दारू की बोतल लेकर आता है और एक सरिया लेकर के आता है। आने के बाद वो दोनों जो उसकी बहन मीनाक्षी गिफ्ट कॉर्नर का दुकान करती थी उसी जो है गिफ्ट कॉर्नर की दुकान में वो लोग जाते हैं, थोड़ी देर बैठकर बातचीत करते हैं। जैसे ही बहन ऊपर से दुकान में आती है, घुसती है और जैसे ही वो लोग उसको देखते हैं वो लोग उसी सरिये से उसके ऊपर ताबड़तोड़ वार करने लगते हैं, जिससे जो मीनाक्षी थी उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। अब जो दोनों थे वो दोनों तुरंत उस बॉडी को जो है सीढ़ियों से घसीटते हुए उसी ऊपर के कमरे में ले जाते हैं और जैसे ही वो लोग दरवाजा खोलते हैं, जैसे ही जो उनके बुजुर्ग माँ बाप थे यानी कि 70 वर्षीय वीरेंद्र वैश्य और 65 वर्षीय अनीता वैश्य, वो लोग उस बुजुर्ग अवस्था में उन लोगों पर वो जरा भी दया नहीं खाता है और एक के बाद एक उन दोनों पर उसी सरिये से ताबड़तोड़ वार करने लगता है और वो लोग विरोध करने की स्थिति में नहीं होते हैं और मौके पे ही उन दोनों की भी मौत हो जाती है। अब मीनाक्षी की बॉडी को भी उसी घर में वो रख देता है। दरअसल वो बताता है कि जो दीवार पर मेरी हत्या बंटी बबली और बहू ने की है, सर जो ये लिखा था वो दरअसल अभिषेक ने ही लिखा था, क्योंकि जब उसके भाई और भाभी ने ये कांड किया था, जो उन लोगों ने ठगी की थी, तो उससे उन लोगों का नाम जो है बंटी बबली हो गया था, जो कि सोशल मीडिया पर काफी प्रचलित था। अब इसके बाद ही वो ताला लगा देता है और जैसे ही हम लोग गिफ्ट कॉर्नर की दुकान में आते हैं वो सारे सोने चांदी ला करके जैसे ही दुकान में रखता है, अब वो मुझे उसमें से सिर्फ 4 कंगन देता है। अब जो कि बात बराबर की हुई थी, लेकिन जो अभिषेक था वो मुझसे चापलूसी कर रहा था। सर उसने मुझे सिर्फ 4 सोने के कंगन दिए और बोला कि अभी के लिए इतना ही, बाकी का मैं तुम्हें बाद में दे दूंगा। इसी बात से दोनों में हॉक टॉक हो गई थी और जो है शनि गुप्ता ने उसी सरिये से अभिषेक के सर पर कस के वार कर दिया था, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी।
अभिषेक मौत के बाद उसी ऊपर के कमरे में जाता है, ताला खोलता है। ताला खोलने के बाद उस कमरे में जाकर के उस कमरे की अच्छे से साफ सफाई कर देता है। उसके बाद वो वॉशरूम में जाता है, नहाता है और नहाने के बाद वो अभिषेक के ही कपड़े पहनता है और वो वहां से निकल के आता है ताला लगाकर, जो शटर गिरा कर अब चला जाता है। अब जब पुलिस वाले सनी से पूछते हैं कि आखिरकार तुमने इसीलिए मारा, सनी गुप्ता बताता है कि सर मुझे अभिषेक की हत्या का बिल्कुल भी अफसोस नहीं है, क्योंकि जो बेटा अपने माँ बाप का नहीं हो सका वो मेरा क्या होगा। बहरहाल पुलिस ने सनी गुप्ता को गिरफ्तार कर उसको न्यायालय के समक्ष पेश कर दिया है। अब देखना ये होगा कि 4 हत्याएं करने वाले सनी गुप्ता को कौन सी सजा अदालत सुनाती है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।